पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। बजट को लेकर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान घायल। स्कूल में बने अस्थायी कैंप पर हमला किया। 4 घंटे तक रुक रुक कर हुई गोलीबारी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 2 जवान शहीद, 4 घायल। बीजापुर में तर्रेम में आईईडी ब्लास्ट हुआ। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। नीट विवाद पर सीजीआई बेंच की तीसरी सुनवाई आज। केंद्र एनटीए ने 11 जुलाई को दायर किए हलफनामे। री एग्जाम पर हो सकता है फैसला। केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला। सिंघवी बोले, पाकिस्तान में इमरान छूटते हैं फिर जेल जाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। कर्नाटक से केरल तक आंधी तूफान का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां सीएम आवास पर सीएम योगी करेंगे बैठक। कुछ ही देर में परिवहन विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 6:30 बजे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर करेंगे मीटिंग। टैक्स संबंधी विषयों पर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में बैठक करेंगे। तो कुछ ही देर में परिवहन विभाग के अफसरों के साथ करेंगे बैठक। राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर करेंगे मीटिंग। टैक्स संबंधी विषयों पर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। कुछ ही देर में परिवहन विभाग के अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 6:30 बजे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर करेंगे मीटिंग। कुछ ही देर में परिवहन विभाग के अफसरों के साथ करेंगे बैठक। राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 6:30 बजे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर करेंगे मीटिंग। टैक्स संबंधी विषयों पर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवहन विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 6:30 बजे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर करेंगे मीटिंग। कुछ ही देर में परिवहन विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 6:30 बजे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर करेंगे मीटिंग। टैक्स संबंधी विषयों पर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6:30 बजे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर करेंगे मीटिंग। टैक्स संबंधी विषयों पर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। कुछ ही देर में परिवहन विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 6:30 बजे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर करेंगे मीटिंग।
तो सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैठक करने की जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर में परिवहन विभाग के अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सीएम आवास में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। टैक्स से संबंधी विषयों पर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री अभी कुछ ही देर में बैठक करेंगे और साथ ही राजस्व बढ़ाने को लेकर के चर्चा की जा सकती है और इस पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो सोची जा सकती हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर के बाद जो है 5KD आवास पर एक बैठक करेंगे, जहां पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। मकसद साफ है कि कैसे इस बार राजस्व परिवहन विभाग का बढ़ाया जाए, किस तरीके से परिवहन विभाग में जो यात्री सफर नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसी सुविधा की जाए जिसको लेकर के परिवहन विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें सफर करते हुए नजर आए। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से डग्गा मारे बसों का संचालन बहुत तेजी से चल रहा है, जहां पर लगातार जो है दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने लगातार छापेमारी की है और कई बसों का जो है सील भी कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डग्गा मारी जो है बंद नहीं हो रही, उसको भी एक प्रश्न चिन्ह पे रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ में प्रोडक्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बैठकों का सामने करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। तो ये माना जा रहा है कि आज का जो दिन है, जो शेड्यूल है, वो परिवहन विभाग की तरफ जो बैठक होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वजह साफ है कि जिस तरीके से दयाशंकर सिंह जमीन पर उतर करके लगातार जो है डग्गा मार बसों का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ में जो हादसे हो रहे हैं, हादसों का जो शिकार हो रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाए, जो रोड बड़ी सड़कों पर जो कट बने हुए हैं उनको कैसे बंद किया जाए, कैसे हादसे रोके जाए, उन तरह तरह चीज़ों को लेकर के ये आज की जो बैठक होगी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल। और वहीं संदीप, देखा जाए तो सिंगल स्क्रीन जो सिनेमा हॉल है उसको लेकर के भी वो एक बैठक करेंगे। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को लेकर के करीब 6:30 बजे मीटिंग की बात सामने आ रही है। तो क्या इस मीटिंग के बाद जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी? क्या इस प्रकार की जानकारी मिल रही है? देखिए सिंगल स्क्रीन सिंगल स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। लोग जो है OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो है जो मोबाइल के माध्यम से, या कह सकते हैं नई नई जो वेब सीरीज़ आ रही है उसके माध्यम से लोग जो है देखते नज़र आते हैं। लेकिन उसमें अगर हम देखा जाए तो सिंगल सिनेमाओं में जिस तरीके से लोग कम पहुँच रहे हैं, उसको कैसे आ रहे हैं, वहाँ की तकनीकी को बढ़ाया जाएगा। वहाँ पे उनके साथ में 6:30 बजे के आसपास जो एक बैठक होगी उस पर चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे कि कैसे राजस्व को इजाफा हो और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोग जो है सिनेमा घरों की तरफ फिर से एक बार जाने का रुख करें। तो इसमें भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में बैठक करेंगे, जहां पर वो राजस्व बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग की प्रेजेंटेशन देखेंगे, टैक्स से संबंधी विषयों पर प्रेजेंटेशन देखेंगे और तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं खबर आपको कन्नौज से बताते हैं, जहां पर मुहर्रम जुलूस देखने में छज्जा गिरा। छज्जा गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। लाइव वीडियो में भरभरा कर गिरता दिख रहा है छज्जा। सकरावा में छज्जा गिरने से एक और घायल की हुई मौत। हादसे में मरने वाले की संख्या हुई 2। सकरावा में छज्जा गिरने से एक और घायल की हुई मौत। सकरावा में छज्जा गिरने से एक और घायल की हुई मौत। हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 2।
50 वर्षीय असलम की इलाज के दौरान हुई मौत। एक बच्चे की हादसे के वक्त हो गई थी मौत। एक बच्चे की हादसे के वक्त हो गई थी मौत, वहीं एक और युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 14 लोग हादसे में हुए थे घायल। एसपी बोले सभी घायलों का इलाज जारी। मामले में विधिक कार्रवाई की एसपी ने कही बात। खबर कन्नौज से बता रहे हैं, मुहर्रम का जुलूस देखने में गिरा छज्जा। छज्जा गिरने का लाइव वीडियो भी आया सामने। लाइव वीडियो में भरभरा कर गिरता दिख रहा छज्जा। सकरावा में छज्जा गिरने से एक और घायल की हुई मौत। सकरावा में छज्जा गिरने से एक और घायल की हुई मौत। हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 2। 50 वर्षीय असलम की इलाज के दौरान हुई मौत। खबर रायबरेली से, जहां बचरावा सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण, जहां पर डिप्टी सीएम के बचरावा सीएचसी पहुंचने पर मचा हड़कंप। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। अव्यवस्था देख नाराज दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खबर रायबरेली से, जहां बचरावा सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। अव्यवस्था देख नाराज दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो बचरावा सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर बचरावा सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी और अव्यवस्था देख नाराज दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बचरावा सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा तफरी। और वहीं यूपी की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव होगा दिलचस्प। सीएम योगी ने इन सीटों पर कसी कमर। 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। बैठक में सीएम ने 10 सीटें जीतने का दिया लक्ष्य। तो 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव होगा दिलचस्प। सीएम योगी ने इन सीटों पर कसी कमर। 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। बैठक के सीएम ने 10 सीट जीतने का दिया लक्ष्य। सप्ताह में 2 दिन उसी क्षेत्र में रात्रि प्रवास करने के दिए निर्देश। चुनाव खत्म होने तक मंत्रियों को वहीं डटे रहने के दिए निर्देश। चुनाव खत्म होने तक मंत्रियों को वहीं डटे रहने के दिए निर्देश। कुल 30 मंत्रियों के कंधों पर उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी। सभी सीटों को जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। सरकार और संगठन ने जीत के लिए झोंकी ताकत।
तो यूपी की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव होगा दिलचस्प। सीएम योगी ने इन सीटों पर कसी कमर। तीस मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। बैठक में सीएम ने 10 सीटें जीतने का दिया लक्ष्य। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री ने की बैठक और इस बैठक में यह 10 सीटें जीतने का लक्ष्य भी दिया है। इन 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेशों के चुनाव भी मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और सपा। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा में भी गठबंधन। लोकसभा चुनाव के बाद भी बना रहेगा गठबंधन। सपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इससे पहले राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पहले आपको राजधानी लखनऊ से खबर बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के खिलाफ का अखिलेश का बड़ा बयान। लिखा कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। टीवी स्क्रीन पर हम आपको अखिलेश यादव का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा है निशाना। इस ट्वीट को करके बीजेपी पर साधा है निशाना। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश का बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर किया है पोस्ट और एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना भी साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश का बड़ा बयान और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया है पोस्ट और टीवी स्क्रीन पर हम आपको अखिलेश यादव के पोस्ट की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, अखिलेश यादव का जिस तरीके से ये ट्वीट सामने आ रहा है, सबका ये बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं कहना ये है कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ा संदेश है इस ट्वीट के पीछे, क्या जानकारी है? अवंतिका, चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव के जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर के सोशल मीडिया के जरिए लगातार तंज कस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि अब उनके पास ताकत ज्यादा है। 110 विधायक उनके समाजवादी पार्टी के पास में है और सोशल मीडिया के जरिए आज सुबह उन्होंने लिखा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। इससे साफ जाहिर होता है कि अब 100 विधायक की उनको जरूरत है और 100 विधायक अगर उनके पास और आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में वो अपनी सरकार बना ले जाएंगे, यानी कि आगामी 2027 में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर राज होगा। लेकिन अब ये 100 विधायक आएंगे कैसे अवंतिका, ये सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है कि लोगों को तोड़ मरोड़ कर जोड़कर लोगों को अपने खेमे में लाया जाए, चाहे वो विधायक हो चाहे वो वोटर्स हो। और अखिलेश यादव इस बात को लेकर के कल भी उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि सरकार कमजोर हो रही है, लोग सरकार को बदलाना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए उनकी पार्टी भी लगातार वोटर्स के बीच में जाकर के, आम जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुन रही है, उनके काम के लिए आगे बढ़ रही है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे ये एक्सपर्ट पोस्ट आज अखिलेश यादव ने इसीलिए डाला है कि अब उनको सिर्फ
और सिर्फ 100 विधायकों की जरूरत है। अगर 100 विधायक अगर उनके पास आ गए इन 1.5 साल के अंदर तो 2027 में समाजवादी की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना बिल्कुल, पाएगी। लेकिन शिवा, वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये हो रही है कि अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के माध्यम से बिना नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर दिया है और इससे पहले भी वो केशव प्रसाद मौर्य को कई तरह के ऑफर दे चुके हैं। देखिए अवंतिका, ये तो जरूर होता है कि अगर किसी पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी तकरार होती है उसका फायदा विपक्षी पार्टी उतारती है। वही अखिलेश यादव ने भी किया है कि स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य को एक नाम न लेकर के उनको ऑफर भी दिया है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य अगर उनके साथ आ जाएंगे तो उनकी पार्टी का एक वर्चस्व भी बढ़ जाएगा। वोट बैंक के साथ साथ उनके साथ कई विधायक भी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टूट करके समाजवादी पार्टी में अगर आएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो अब ये अंदर खेमे भी खबर है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य को पकड़ के रख पाते हैं, वो अपने पास उनको मना करके उनको टूटने नहीं देना चाहेंगे, ये उनकी कोशिशें होगी। लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपनी कोशिशें यही कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को अपने खेमे में ला करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाए और उत्तर प्रदेश में राज करे। तो बड़ी बात यही है कि अब जो नाराजगी है केशव प्रसाद मौर्य की, वो किस तरफ अपना रुख अपनाती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो लगातार बने रहेंगे या फिर टूट करके समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, इस पर किसी भी तरीके का देखिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये कयास लगाया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य नाराजगी के चलते वो बदल सकते हैं अपना रुख। लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि केशव प्रसाद मौर्य को अपने खेमे में ला करके पार्टी को और मजबूत बनाया जाए और जो 100 विधायकों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं टूट करके उनके पास अगर आएंगे तो उत्तर प्रदेश में वो अपनी सरकार बना पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट पर उन्होंने लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा है और बिना नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर भी दिया है कि अब समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 100 विधायकों की कमी है। अगर 100 विधायक उनके खेमे में आ जाते हैं तो आगामी 2027 में जो राज्य की जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। फिलहाल अखिलेश यादव के इस पोस्ट से तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं और वहीं बीजेपी जिस तरीके से अंतर्कलह की बात सामने आ रही थी उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने तंज कसा है और एक बिना नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर भी दिया है। लिखा है कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। और वहीं हम वापस से खबर आपको बताते हैं जहां पर प्रदेशों के चुनाव भी मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और सपा। यूपी के अलावा महाराष्ट्र हरियाणा में भी गठबंधन, लोकसभा चुनाव के बाद भी बना रहेगा गठबंधन। तो यूपी के अलावा महाराष्ट्र हरियाणा में भी गठबंधन, लोकसभा चुनाव के बाद भी बना रहेगा गठबंधन। सपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर। सत्ताधारी भाजपा की ओर से सीएम योगी ने संभाली कमान। यूपी समेत अन्य राज्यों के सीटों के बंटवारे की बातचीत। प्रदेशों के चुनाव भी मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और सपा। यूपी के अलावा महाराष्ट्र हरियाणा में भी गठबंधन, लोकसभा चुनाव के बाद भी बना रहेगा गठबंधन। कांग्रेस और सपा ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर। सत्ताधारी भाजपा की ओर से सीएम योगी ने संभाली कमान। तो वहीं दिल्ली जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि दिल्ली जा रहे विमान की हुई है इमरजेंसी लैंडिंग और विमान की लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग।
अबू धाबी से दिल्ली जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सामने आ रही है। इतिहाद एयरवेज की लखनऊ में कराई गई है इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार चक्कर लगाने के बाद हुई है लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक साथ पहुंचे कई विमान पहुंचने के कारण लखनऊ में हुई लैंडिंग। 3 घंटे रुकने के बाद दिल्ली के लिए विमान ने भरी उड़ान। ईंधन खत्म होने के चलते लखनऊ डायवर्ट किया गया था विमान। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईंधन खत्म होने के चलते लखनऊ डायवर्ट किया गया था विमान। दिल्ली जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान की लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अबू धाबी से दिल्ली जा रहे विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। इतिहाद एयरवेज की लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। इतिहाद एयरवेज की लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार चक्कर लगाने के बाद कराई गई लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक साथ पहुंचे कई विमान पहुंचने के कारण लखनऊ में हुई लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक साथ पहुंचे कई विमान पहुंचने पर लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। ईंधन खत्म होने के चलते लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। 3 घंटे रुकने के बाद दिल्ली के लिए विमान ने भरी उड़ान। ईंधन खत्म होने के चलते लखनऊ डायवर्ट किया गया था विमान। तो ईंधन खत्म होने के चलते लखनऊ डायवर्ट किया गया था विमान। दिल्ली जा रहे विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान की लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अबू धाबी से दिल्ली जा रहे विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। वहीं आपको बता दें कि इतिहाद एयरवेज की लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। इतिहाद एयरवेज की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आ रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का एक्स पर पोस्ट। अजय राय ने एक्स पर फिर सरकार पर बोला हमला। अयोध्या नगर निगम में अवैध भुगतान पर सवाल उठाए। अयोध्या नगर निगम में 3 सालों से अवैध भुगतान, कहा बिना टेंडर गुजरात की कंपनी को अवैध भुगतान हो रहा है। गुजरात की एक आउटसोर्सिंग कंपनी है एबी इंटरप्राइजेज। शासनादेश का उल्लंघन कर बिना टेंडर हो रहा भुगतान। प्रभुराम की नगरी में ये खेल कब तक चलेगा? बीजेपी वालों को सद्बुद्धि नहीं आ रही है। जनता इन लोगों को प्रदेश से साफ करने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का एक्स पर पोस्ट। अजय राय ने एक्स पर फिर सरकार पर बोला हमला। लखनऊ से खबर, जहां पर पिस्टल के संग युवक का वीडियो वायरल। देवांश ठाकुर नाम के युवक का वीडियो वायरल।
देवांश ने पिस्टल के संग वीडियो किया अपडेट। 1000 गैंग का सक्रिय सदस्य है। गैंग के सरगना के साथ भी देवांश का फोटो वायरल। कुछ दिन पहले जेल से छूटकर आया सरगना सोनू। अमरोहा से खबर, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी डग्गा मार ईसीओ गाड़ी। आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH9 पर CNG सिलेंडर लगाकर दौड़ रही गाड़ियां। इको चालक यात्रियों की जान से कर रहे खिलवाड़। अवैध इको गाड़ियों से पहले भी हो चुके हैं बड़े हादसे। हादसे के बाद सीख नहीं ले रहा प्रशासन। कोतवाली गुजरावाला क्षेत्र के NH9 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ईगो चालक यात्रियों की जान से कर रहे खिलवाड़। इको चालक यात्रियों की जान से कर रहे हैं खिलवाड़। हादसे के बाद भी नहीं सीख ले रहा पुलिस प्रशासन। अवैध इको गाड़ियों से पहले भी हो चुके हैं बड़े हादसे। और अब बात करेंगे मौत का सस्पेंस। लखनऊ में रायबरेली रोड पर एडिको कॉलोनी में शिक्षक सौरभ सिंह के घर पर संदिग्ध हालत में सोमवार देर रात 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। किशोरी उन्नाव जिले के औराज क्षेत्र की रहने वाली थी। शिक्षक के घर पर रहकर झाड़ू पोछा का काम करती थी। किशोरी के परिवारजन ने सौरभ सिंह पर दरिंदगी के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट आने से किशोरी की मौत होने की पुष्टि हुई है। दुष्कर्म की आशंका पर साइड बनाई गई है। मृतक के भाई ने शिक्षक के खिलाफ PGI थाने में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर PGI ब्रजेश तिवारी ने बताया कि घटना की तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किशोरी के भाई ने बताया कि सौरभ सिंह उसके गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। बहन उसी विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ी थी। कई साल पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। सौरभ अक्सर बहन को पढ़ाने और कामकाज के लिए स्कूल बुलाया करते थे। बीती 8 जुलाई को घरेलू कामकाज के लिए लखनऊ अपने घर ले गए थे। बदले में 6000 मासिक घर भेजने की बात तय हुई थी। किशोरी के भाई के मुताबिक मंगलवार दोपहर तक सौरभ ने कुछ नहीं बताया। सौरभ के साथ ही शिक्षक ने हमें बहन की मौत होने की जानकारी दी और शव ले जाने की बात कही।
दोपहर करीब 3 बजे परिवारजन लोक बंधु अस्पताल पहुंचे, जहां पर बहन का शव पड़ा था। भाई का रूप था शिक्षक सौरभ बहन के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म कर रहा था, जिसके प्रमाण में बहन की पीठ पर खरोंच के निशान होना बताया गया है। किशोरी के भाई ने बताया कि घर वाले सौरभ को फोन करते थे, बहन से बात कराने को कहते थे तो वो बात नहीं कराता था। मां 3 दिन पहले बहन से मिलने के लिए गई थी, पर सौरभ ने उनकी मुलाकात भी नहीं कराई। कह दिया कि वह परिवारजन के साथ कहीं बाहर गई है। किशोरी की मौत पर भाई ने जो सवाल उठाए, उनका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर सौरभ ने खुद फोन कर घर वालों को क्यों नहीं बताया? सौरभ ने बहन की मौत की सूचना इतनी देर बाद क्यों दी? अस्पताल में सौरभ परिवारजनों से सिर्फ एक बार मिले, उसके बाद क्यों नहीं मिले? बहन को अपने घर लाने के बाद सौरभ ने एक बार भी बात क्यों नहीं कराई? बहन को अगर बुखार था तो सौरभ ने इसकी सूचना घर वालों को क्यों नहीं दी? आरोपी शिक्षक प्रशिक्षण अवधि से ही विवादों से घिरा रहा। शिक्षक और आज क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय का इंचार्ज है और प्रशिक्षण दौरान से ही विवादों से घिरा रहा है। उन्नाव से बीटीसी के बाद डाइट पे प्रवक्ता से नशे में मारपीट करने, शराब पीकर डाइट में छात्राओं से छींटाकसी कर नशे में अपने ही वीडियो इंस्टा पर अपलोड करने की वो चर्चा में रहा और आज बीआरसी में मीटिंग के दौरान बीईओ से बहस भी कर चुका है। अपने वकील पिता के प्रभाव की धमकी देकर डरा देता है। कक्षा में अच्छाई और बुराई का पाठ पढ़ाने वाले, ज्ञान गिराने वाले गुरु ने वो कृत्य कर दिया जो अब इस पद की गरिमा को शर्मसार कर रहा है। 5 साल जिस शिक्षक से किताबी ज्ञान प्राप्त किया, उसकी नीयत में खोज होगा, ऐसा किशोरी ने शायद सपने में नहीं सोचा था। गरीबी में जीवन बिता रही बिन पिता की 14 वर्षीय किशोरी परिवार का हाथ बटाने के लिए शिक्षक द्वारा 6000 की नौकरी का प्रस्ताव दिया गया, ठुकरा नहीं सकी और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। शिक्षक ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर साथियों संग उससे दरिंदगी ही नहीं की, उसे मौत दे दी। बिटिया की मौत होने की खबर से मानसिक कमजोर से मां व परिवार के अन्य सदस्य बेहाल हैं। ग्रामीणों में शिक्षक के इस करतूत पर खासा आक्रोश है। वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 2021 तक इसी स्कूल में इसी शिक्षक से शिक्षा ग्रहण की और बाद में भी शिक्षक के बुलाने पर स्कूल पहुंच जाती थी। परिजनों की माने तो 8 जुलाई को शिक्षक उसे लेकर अपने घर लखनऊ गया था, जहां उसे बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म करता था। मेरा नाम योगेश पासी है, सिविल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला हुआ है और नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया गया है। सबसे पहले उसको दारू पिला के उसके हाथ पांव को बांध करके, और जो आरोपी है सौरभ सिंह, जो एक अध्यापक है और एक गंभीर पद पर है, उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा युवती का गैंगरेप किया जाता है। और जब सूचना मिलती है, लड़की के भाई हैं, लड़की के बड़े पापा हैं, और जब इनको सूचना मिलती है, ये लोग जाते हैं तो इनसे ये कहा जाता है पहले आप साइन करिए, तब तक लड़की की बॉडी नहीं दिखाई जाती है। और सबसे बड़ी यहाँ खामी पुलिस की, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है। आरोपी को चौकी पे बुलाया गया, अब देखिए, और चौकी पे बुलाने के बाद आरोपी को वहीं से छोड़ दिया गया है और वहाँ से आरोपी फरार है। और अभी मैं उसको फ़ोन मिला चुका हूँ उसके दोनों नंबरों पे, उसका फ़ोन बंद है और अब पुलिस कह रही है कि अब वो फरार है, अब हम क्या करें। एसएचओ साहब से बात हुई, ये मेरा भाई सूरज पासी इलाका आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी दोनों लोगों की बात हुई। एसएचओ साहब कह रहे हैं मुहर्रम की ड्यूटी पर है और आप सवेरे आइए, शाम को पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये रवैया है, ये रवैया पीजीआई थाने का है, जो लखनऊ जनपद के शहर में, सिटी में है। और ये कहा जा रहा है आप जाँच ट्रांसफ़र कराइए उन्नाव में। जब घटना यहाँ की है, FIR यहीं पे होगी, वहाँ पे हम क्यों जाएंगे। और ये बहुत दयनीय स्थिति के हैं। और लड़की को खाना पीना बनाने के नाम पर अपने घर ले गया, 1 हफ्ता रखा है, उसके बाद लड़की 15 को मर गई है और पता चल रहा है इनको कल। घर में हमारे बस मम्मी और छोटी वाली सिस्टर रहती थी, बाकी हम 3 लोग तो बाहर ही थे। आप कहाँ थे उस समय? हम मूर्ति में थे। जब लड़की यहाँ आई थी, उसको नौकरी का झांसा लेकर लाया गया था, उस समय आप कहाँ थे? तब हम गांव में थे। आप गांव में थे? आपको ज्ञात था कि ये जो अध्यापक हैं ये लेके जा रहे हैं अपने घर? नहीं सर, ये जो एक बछौली में जो मास्टर थे ना, उन्होंने बात की थी, कहते थे कि जिम्मेदारी है हमारी। उनका नाम क्या है? वो कौन मास्टर थे? भूपेश कहाँ रहते हैं? बछौली में, रांगन में। भूपेश क्या मित्र में क्या सौरभ? और वो मतलब कि पैसे वैसे की बात किया था कि थोड़ा मतलब कम कर लो या ज़्यादा कर लो, वही में। आरोपी ये सौरभ सिंह था,
बैठा था वहाँ? हाँ, पुलिस स्टेशन थी वहाँ, पुलिस में चौकी में पहले से बैठा था जब हम लोग गए हैं। अच्छा। तो हम लोग पूछा कि हमारी लड़की दिखाइए कहाँ है। तो कहा लड़की जब लग तुम लोग लिखा पढ़ी नहीं करोगे तब लग नहीं दिखाओगे। कौन कह रहा था आपसे? वो दरोगा वही का कह रहा था, चौकी का। और क्या कह रहे थे आपसे? हम लोग वो एक आदमी हमारे संग थे, वो पकड़ने दौड़े, मारने दौड़े कि अलग इसको ले चले गए अपनी गाड़ी में घर। तो वो लोग कहला ये हमारे कानून में है, ये कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। तो सौरभ को अभी भी बिठा कर रखा है या छोड़ दिया गया? अब वो जाने चौकी वाले। बता दें कि शिक्षक के घर पर काम करती थी मासूम और परिवारजनों ने आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतारा गया है। शिवा शर्मा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुर सिंह संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, सबसे पहले अगर हम लखनऊ की बात करें, यहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, कहा जा रहा है कि अगर आपको कंप्लेन करानी है तो आप उन्नाव में कराइए। जैसा कि हम अभी मासूम के जो भाई हैं उनको सुन रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही कि रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है पुलिस और हिला हवाली करती हुई नज़र आ रही है। सौरभ को पहले पुलिस ने पकड़ा, उससे बातचीत की, हालांकि उसको फिर छोड़ दिया और उसके बाद सौरभ फरार हो गया है। अब पुलिस कह रही है कि वो फरार हो गया है, तो अब हम कर क्या सकते हैं? इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया पुलिस द्वारा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, ये लखनऊ पुलिस का इसीलिए रवैया बहुत ख़राब कहा जाता है कि वो अक्सर विवादों में इसलिए रहती है क्योंकि पहले तो एफआईआर नहीं दर्ज होती है और जब किसी तरीके का धरना प्रदर्शन होता है या उच्च अधिकारी को दबाव होता है तब इस पूरे मामले में मुकदमा किया जाता है। और इसी तरीके का केस, इसी तरीके मामला इस केस में भी देखने को मिला कि सोमवार को लड़की की मृत्यु हुई, मंगलवार को परिजन लगातार इस बात को लेकर के पुलिस से कह रहे थे कि उसकी ये एक एक्सीडेंटल मौत नहीं है बल्कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या की गई है। तो इस पूरे मामले पे कल पासी मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जब पीजीआई कोतवाली का घेराव किया, वहां पर धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर पुलिस अफसरों ने फैसला लिया और इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो सौरभ सिंह के खिलाफ और सौरभ सिंह के साथ साथ 4 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप और पॉस्को एक्ट की धारा के साथ साथ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी सभी अफसर यही इस बात को कह रहे हैं कि सौरभ सिंह से और सौरभ सिंह के साथ साथ कोई अन्य लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सौरभ सिंह का लगातार इस बात को मना करना है कि जो 14 वर्षीय किशोरी की मौत हुई है वो किसी भी तरीके से हत्या नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। बहुत शुरुआत से अगर कहानी आपको बताएं तो ये जो सौरभ सिंह है वो लखनऊ के पीजीआई इलाके में जो एल्डिको उद्यान है उस इलाके के रहने वाले हैं और अपने पत्नी, बच्चे और माता पिता के साथ रहते हैं। और ये उन्नाव के अंदर एक सैरपुर इलाका है, उसी भी प्राथमिक विद्यालय में वो टीचर है, बतौर शिक्षक है और वहीं पर रह करके वो लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि उसी स्कूल के सामने एक झोपड़पट्टी में एक पूरा परिवार रहता है और परिवार के जो मुखिया हैं कुछ समय पहले वो खत्म हो गए थे, इसलिए जो बच्चों का पालन पोषण था वो बहुत मुश्किल तरीके से हो जाता था। और ये कहा गया है, जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि अभी कुछ ही समय पहले 8 जुलाई को सौरभ सिंह उस लड़की से मुलाकात हुई उनकी, वो उसको उसके घर पे उसके बात करके उसको 6,000 रुपये मासिक वेतन के प्रलोभन दे करके उसको घर में काम कराने के लिए लाए थे। लेकिन इसी बीच में उसकी तबीयत अक्सर खराब होने लगी। 11 तारीख को भी उसकी तबीयत खराब हुई, तब वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के गए। जब 14 तारीख को उसकी तबीयत खराब हुई तब वो उसे अस्पताल लेकर गए थे, उसकी पत्नी उसको अस्पताल लेकर गई थी, ये सौरभ सिंह का कहना है। तो जब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तब इस तरीके का आरोप उस किशोरी के भाई ने लगाया है कि उसकी किसी भी तरीके से एक्सीडेंटल मौत नहीं है, कोई बीमारी से मौत नहीं है। उसके जो ब्लड्स आ रहे थे, जो प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहे थे, जो नाक और कान से उसके खून निकल रहा था, जो सर पे चोट के निशान थे, वो इस बात को दर्शाता है कि उसकी कोई किसी घटना पे या किसी बीमारी से मौत नहीं है, उसको लोगों ने मारा है और मारने से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया है। तो इसी पूरे मामले पर परिवार की तरफ से एक आरोप है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है? देखिए, पोस्टमार्टम पूरी तरीके से हो गया है और लड़की को सुपुत्र कर दिया गया, उसकी डेड बॉडी को उसके परिजनों को। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पे चोट लगने से मौत हुई है। अब सर पे चोट किस वजह से लगी, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का। और जो गैंगरेप की बात सामने आ रही थी उसके लिए डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के दौरान उसकी स्लाइड बनाई है और स्लाइड की जांच में ये पता लगेगा कि आखिरकार जो उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुई है वो किस वजह से हुई है और उसके साथ उसकी मौत से पहले कोई रेप या गैंगरेप जैसी वारदात हुई थी, ये जांच में पता लगेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में केस तो जरूर दर्ज
कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसीपी कैंट को दी गई है और एसीपी कैंट इस पूरे मामले की विवेचना कर रहे हैं। सौरभ सिंह के साथ साथ सौरभ सिंह के पूरे परिवार, उनके आसपास के लोग, जो भी घर के आसपास लोग रहते हैं, उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की के परिवार वालों से पूछताछ करेंगे, क्योंकि इस संदिग्ध मौत के पीछे बहुत बड़ा कारण यही है कि आखिरकार जब लड़की यहाँ पर रहती थी, उनके घर पर कामकाज करती थी, तो परिवार वालों से अक्सर क्यों बात नहीं कराई जाती थी, क्यों मोबाइल फोन उससे छीन लिया जाता था? क्योंकि किशोरी के भाई का लगातार आरोप यही है कि किसी भी तरीके से उससे बात नहीं होने देते थे। अभी सुबह का एक नया अपडेट ये भी है कि ये किशोरी पहली बार इनके घर पे काम करने नहीं आई, इससे पहले भी एक बार काम कर चुकी थी और किसी वजह से वो नाव चली गई थी। तो अफसर ये इस बात को भी तलाशें कि ठीक है शिवा, वापस आते हैं। अंकुर सिंह संवाददाता उन्नाव से भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुर, अगर हम